गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और ऑडियो और वीडियो अगर ठीक है तो जल्दी से आप सभी मुझे कमेंट करके यहाँ पर बताएंगे। तो सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को बहुत सारा प्यार। और प्यारे बच्चों, आपके लिए कुछ जानकारी मैं यहाँ पर बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो जो बच्चे एसएसबी की तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके का यह मौका है कि आप एसएसबी में किस तरह से इंटरव्यू दें। इसकी वजह से खान ग्लोबल स्टडीज की तरफ से आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार बैच स्टार्ट किया गया है। और इस बैच की अगर हम बात करें तो यह बैच आपका 9 तारीख से यहाँ पर स्टार्ट है। बैच हो चुका है, आप लोगों का स्टार्ट बैच हो चुका है। पर अगर घबराने की बात नहीं है, जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है वो कर सकते हैं अभी भी, और रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितने बड़े बड़े जो दिग्गज हैं हमारे डिफेंस की टीम के, वो डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पर गाइड करेंगे। ठीक है, साथ में ही ऑफलाइन बैच आप लोगों का देहरादून में भी शुरू हो रहा है। तो जो बच्चे उत्तराखंड के हैं, देहरादून के हैं, हरिद्वार के हैं, रुड़की के हैं, आसपास के इलाके के हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है क्या, देहरादून में जुड़ने का। तो यह भी बैच यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है बहुत जल्दी, जिसमें हम लोग एनडीए, सीडीएस और एएफ जो कैट हमारा होता है, और साथ में एसएसबी, इन सभी की अगर हम बात करें तो यह भी बैच बहुत जल्दी वहां पर स्टार्ट होने वाला है देहरादून में। ठीक है, इसके साथ ही क्रैश कोर्स हमारा आ रहा है एनडीए और सीडीएस का, जो कि जल्दी ही आएगा। जहां तक मुझे अनुमान है कि 16 तारीख के आसपास से शुरू हो जाएगा। तो आप में से कुछ बच्चे या आपके जो दोस्त हैं उनमें से कुछ अगर क्लास लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ में ही यहाँ पर एक बैच आ रहा है आपका निस्तार बैच, जो कि एयरफोर्स और नेवी और आईसीजी के लिए है, और यह भी आपका क्या है, स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि आप सभी को पता ही है कि खान ग्लोबल स्टडीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल है आप सभी की तैयारी कराने के लिए। तो आप सभी हमसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर आप जुड़ सकते हो। कुछ बच्चे कह रहे थे कि एप्पल का जो फ़ोन होता है उसमें नहीं चलता है मैम, तो अब उसके लिए भी चीज़ें सही हो गई हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं यहाँ पर। तो सभी को नमस्ते, प्रणाम, आ जाइए। और सबसे पहले जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है, ओवरी है और टेस्टिस है, यह बच गया है। तो इसी को हम लोग पहले यहाँ पर करेंगे, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में हम सभी इसके क्वेश्चंस को भी यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम सभी यहाँ पर जल्दी से। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मैंने आप सभी को यहाँ पर जो थाइमस ग्रंथि है उसके बारे में समझा दिया था, और आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। ठीक है, तो पहले इसको समझना है, बहुत ज़्यादा नोट नहीं करना है। और ठीक है सीन। और एक चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आप लोगों को अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी आप लोगों को बात मेरे से पूछनी है, या फिर कोई भी डाउट है, या फिर दूसरा कोई और इशू है, तो आप सभी क्लास के बाद मुझसे बात यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी मुझसे बात यहाँ पर उसके बाद कर सकते हैं, पर अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो इधर उधर की कोई भी बातें नहीं करेगा। ओके, चलो तो शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम सभी को पता है कि जब हम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ग्लैंड होती है जिसको हम सभी कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि की अगर हम बात करें तो इसको हम सभी एड्रिनल ग्लैंड के नाम से यहाँ पर जानते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात कि जब हम यहाँ पर एक किडनी को देखते हैं, ये क्या है, एक यहाँ पर किडनी है, और किडनी के ऊपर यहाँ पर स्पेशल एक ग्रंथि पाई जाती है। तो अगर आप देखो तो किडनी के ऊपर एक क्राउन की तरह, एक मुकुट या एक किरीट की तरह एक ग्रंथि यहाँ पर पाई जाती है। और इस ग्रंथि की अगर आप यहाँ पर बात करें तो इसे हम सभी कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, यानी कि इसी को ही हम सभी कहते हैं यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे यह पूछा जाएगा कि जो अधिवृक्क ग्रंथि है, एड्रिनल ग्लैंड है, वो कहाँ पर पाई जाती है। तो आंसर करना कि यह हमारी किडनी के ऊपर पाई जाती है, ऊपर की तरफ यह पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पॉइंट बनता है कि जब कभी भी हम लोग एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो यह कितनी होती है, कैसी होती है, चलो इसे समझते हैं। तो बच्चों, आप सभी को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारी किडनी होती है वह दो होती है। कितनी होती है किडनी? दो होती है। ठीक है, और दो किडनी है और दोनों किडनी के ऊपर यह एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है।
और इसी वजह से हम यह कहेंगे कि जो एड्रिनल ग्लैंड है वह कितनी होती है, 2 जोड़ियों में होती है। कितनी होती है, 2 जोड़ियों में यह होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमें यह ध्यान में रखना है कि यह किडनी के ऊपर होती है, और आप सभी को मैंने बताया है कि किडनी को हम सभी रीनल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, रीनल के नाम से भी जानते हैं। तो इसी वजह से किडनी के ऊपर यह पाई जाती है, तो इसको हम सभी सुप्रा रीनल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको हम सभी, सुप्रा रीनल भी हम सभी इसी को कह देते हैं। तो अगर आपसे कभी यह प्रश्न पूछा जाए कि यह बताओ कि किडनी जो है उसका दूसरा नाम क्या है, आंसर रीनल। क्या नाम है, रीनल, है ना। मैंने आपको पढ़ाया था रीनल आर्टरी, रीनल वीन, रीनल धमनी, रीनल शीरा, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है ना, बिल्कुल वैसे ही। चलिए, तो इसी तरह से जब हम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, तो जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पर होता है, ठीक है, वो कहाँ पर पाया जाता है, तो आंसर करना, किडनी के ऊपर पाया जाता है। और जो किडनी हमारी होती है उसको हम रीनल कहते हैं, और इसी वजह से एड्रिनल ग्लैंड को हम सभी सुप्रा रीनल ग्लैंड के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। 2 पेयर नहीं होता बेटा, 1 पेयर में होता है, टोटल इसकी संख्या 2 होती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट, मैम क्या हम लोगों को भी क्रैश कोर्स लेना पड़ेगा? बेटा मेरे ख्याल से सुभाष, अगर आप इतना फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हो तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस सेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब सभी शांत हो जाओ और पढ़ाई पे फोकस करो। चलो अब आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं। जब हम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है उससे कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ पर निकलते हैं। तो आपको आंसर करना है, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन नाम के 2 हार्मोन यहाँ पर निकलते हैं। ठीक है, अब एक और मैं आप लोगों को थोड़ा एडिशनल बता देती हूँ कि जब हम एड्रेनलिन के बारे में बात करते हैं ना बच्चों, तो इसी को हम सभी इपिनेफ्रिन भी कहते हैं। इसी को हम सभी इपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम सभी नॉर इपिनेफ्रिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो दोनों हार्मोन होते हैं यह दोनों साथ साथ यहाँ पर कार्य करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि अगर आप एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन को देखते हैं तो यह दोनों साथ काम करते हैं। अब जैसे कि रात के टाइम पर आप सभी जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, और अचानक से आपके पीछे गुंडे पड़ जाते हैं, है ना, कोई चोर उचक्के पड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको यह बात बहुत अच्छे से यहाँ पर पता है कि भाई अगर कोई हमारा पीछा कर रहा है, हमारे पीछे कोई आ रहा है, हमें कोई दिक्कत दे रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से तुरंत 9-2-11 हो जाना है, तुरंत भाग जाना है, तुरंत दौड़ लगानी है। ठीक है, या फिर हमें कहीं छुप जाना है, या फिर हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक किसी को कॉल करना पड़ेगा कि चलो पापा को कॉल कर लेते हैं, भैया को कॉल कर लेते हैं, मम्मी को कॉल कर लेते हैं कि भाई हमारे पीछे कोई पड़ा है। ठीक है, तो आपके शरीर में यहाँ पर क्या निकल रहा है, इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, आपातकालीन हार्मोन, कि अचानक से आप लोगों को यह दिखा कि संकट आ गया है, और अब आप क्या करेंगे यहाँ पर कि कुछ सावधानी पूर्वक कार्य यहाँ पर करना शुरू करेंगे ताकि आप अपनी रक्षा कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी क्या देख रहे हो कि जब आप एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन को देखते हो तो इन दोनों को मिला के हम सभी क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन, कि अचानक से कुछ हुआ और फिर क्या हो गया यहाँ पर, क्या हो गया यहाँ पर कि आप तुरंत भागना वहां पर शुरू करोगे। पर अगर आप यह देखोगे कि भाई मैं दूर दूर तक नहीं भाग सकता तो मैं क्या करूं, तो कुछ समझदारी पूर्वक काम आपको करना है कि कहीं आप छुप जाओ, किसी बड़े से आप सहायता मांग लो या किसी को कॉल कर लो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट होता है यहाँ पर फाइट एंड फ्लाई हार्मोन, लड़ो और उड़ो हार्मोन। क्योंकि अगर आप इस हार्मोन के बारे में बात करते हैं तो यह जो हार्मोन होता है ना वो तुरंत काम करता है। जैसे ही आप एकदम घबराए हुए हो, एकदम से यह हार्मोन निकला और कोई भी कार्य आपने यहाँ पर किया और क्या हो गया, यहाँ पर चला गया, खत्म। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, खत्म। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लड़ो और उड़ो हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि यह एकदम से निकलता है और एकदम से यह गायब हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से इसको हम सभी स्ट्रेस हार्मोन यानी कि तनाव हार्मोन भी कहते हैं।
ठीक है। अब तनाव हार्मोन क्या, मान लो तुम रात को फोन पे बात कर रहे हो, पापा मम्मी ने फोन इतना बढ़िया महंगा फोन तुमको दिया है, ठीक है, जितना वो दिला सकते थे, जितने रुपए का, इतना बढ़िया तुमको फोन दिया है कि पढ़ाई करो, लेकिन रात को तुम क्या कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, फोन करके लेट के आराम से तकिया वकिया लगा के, रजाई गद्दा ओढ़ के, कंबल लपेट के, और खाना खा लिया, मेरी याद आई, और जैसे ही तुम पलटे और पीछे कौन खड़ा है, मम्मी पापा, क्या होता है उस टाइम पर, क्या होगा, तुम बहाने लगाओगे कि मैं तो अपने दोस्त से बात कर रहा था, या कुछ इमरजेंसी बात यहाँ पर हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अचानक से क्या हो गया, स्ट्रेस में आ गए, अचानक से तनाव में आ गए, और अब तुम क्या करोगे, यहाँ पर बहाने बनाओगे, ठीक है। तो पसीना पसीना निकल गया, हृदय की धड़कन एकदम कैसी हो गई, यहाँ पर बढ़ गई, ठीक है, कि घबरा गए, तो यही क्या है आपका यहाँ पर स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा परीक्षा जब नजदीक होता है तो भी यही स्थिति होती है, या फिर रिजल्ट आने वाला होता है तो क्या कहते हो, बस भगवान जी इस बार किनारे से पास करवा देना, अगले बार बहुत पढ़ूंगा, ठीक है। तो वो उस टाइम पर भी क्या हार्मोन निकल रहा है, यहाँ पर स्ट्रेस हार्मोन निकल रहा है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जब हम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, यहाँ से जो हार्मोन्स निकलते हैं वह क्या कहलाते हैं, आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी हार्मोन, वही क्या कहलाते हैं यहाँ पे फाइट एंड फ्लाई हार्मोन, लड़ो और उड़ो हार्मोन, और स्ट्रेस हार्मोन यानी कि तनाव हार्मोन, ठीक है। क्लियर है बच्चों यहाँ पर, ओके। चलो, नहीं विनय क्रैश कोर्स में इतना डिटेल से नहीं पढ़ाया जाएगा बेटा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये क्या था हमारा एड्रिनल ग्लैंड, और अब हम यहाँ पर बात करेंगे वृषण और अंडाशय के बारे में। अब हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे, टेस्टिस और जो ओवरी होती है उसके बारे में हम सभी यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जब कभी भी आप लोग यहाँ पर टेस्टिस के बारे में यानी वृषण के बारे में बात करते हैं, तो जो वृषण होता है या टेंटिकल्स होते हैं या जो टेस्टिस होते हैं, उनको हम सभी क्या कहते हैं, जनन यानी कि गोनेट्स यहाँ पर कहते हैं। आप लोगों को याद होगा कि मैंने पहले भी पढ़ाया है जनत। जनत का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल के अंदर एक ग्लैंड, एक ग्रंथि जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह भी यहाँ पर कार्य करती है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह भी यह कार्य करती है, या ऑर्गन की तरह यह कार्य करती है, यानी कि यह जनन अंग की तरह भी काम कर रही है और एक ग्रंथि की तरह भी कार्य कर रही है, और इसी वजह से इसको हम सभी जनत यानी कि गोनेट्स के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। आप सभी को मैंने यह भी पढ़ाया था कि जब हम पुरुषों के बारे में बात करेंगे, जब हम मेल बॉडी के बारे में बात करेंगे, तो मेल बॉडी के अंदर क्या पाया जाएगा, टेंटिकल्स, या जिसको आप सभी टेस्टिस या वृषण के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर वृषण के बारे में, तो यह कहाँ पर है, मेल बॉडी में, नर शरीर में यह पाया जाता है, और यह जनन ग्रंथि और अंग की तरह कार्य करता है। इसका क्या मतलब हो गया कि यह रिप्रोडक्टिव ग्लैंड और ऑर्गन दोनों की तरह यह कार्य यहाँ पर करता है, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात आप लोग ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, अगर हमसे कभी यह प्रश्न पूछा जाए कि टेस्टिस कहाँ पर पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, शरीर के बाहर। अब आप कहोगे शरीर के बाहर कैसे, तो समझो, अगर आप इसे देखें तो यह स्क्रोटम नाम की एक थैली में पाया जाता है। एक पॉकेट होता है, एक पाउच होता है, एक थैली होती है, या जिसको आप कह सकते हो सैक, SAC, ठीक है, सैक। तो उसके अंदर यह पाया जाता है, और यह लोअर एब्डोमेन के बाहर की तरफ दिखाई देता है, ठीक है। तो लोअर एब्डोमेन क्या हो गया, कमर का निचला हिस्सा, और कमर के निचले हिस्से में नीचे की तरफ यह दिखाई देता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम ऐसे कैसे और ऐसा क्यों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि अगर हम अपने बॉडी टेम्परेचर को देखते हैं तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, चलो कमेंट करके बताओ, फटाफट से कमेंट करके बताओ जल्दी से। अगर हम अपने बॉडी टेम्परेचर को देखते हैं तो बॉडी टेम्परेचर हमारा कितना होता है, तो आपको बताना है 37 डिग्री होता है। क्या 37 डिग्री के आसपास आपको यहाँ पर हमारा बॉडी टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन का क्या मतलब हो गया, शुक्राणु जनन का मतलब होता है शुक्राणुओं का बनना, स्पर्म्स का बनना। और स्पर्म्स कहाँ पर बनेंगे, शुक्राणु कहाँ पर बनेंगे, तो इसी वृषण में, इसी टेस्टिस में बनेंगे, ठीक है। तो शुक्राणु बनने के लिए हमें थोड़ा सा 2 डिग्री कम का तापमान चाहिए होता है। तो अगर हमारा शरीर का जो टेम्परेचर है वो 37 है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि स्पर्म बनाने के लिए हमको लगभग 2 डिग्री कम तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है, लगभग 35 के आसपास, ठीक है।
तो यहाँ पर इसी वजह से जो स्क्रोटम होता है वह शरीर के बाहर लटकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि यह उदर गुहा यानी पेट के बाहर स्क्रोटम नाम की थैली में पाया जाता है। शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए शरीर के तापमान यानी 37 डिग्री से 2 डिग्री के कम का तापमान हमें चाहिए, और इसीलिए वृषण स्क्रोटम थैली में बाहर की ओर पाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान यहाँ पे आपको रखना है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलो अब आगे यहाँ पर हम बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब आप वृषण के बारे में बात करते हैं तो वृषण से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, यहाँ से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, यह आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। तो आपको सीधे सीधे यहाँ पर आंसर करना है कि वृषण से जो हार्मोन निकलता है उसे हम सभी एंड्रोजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एंड्रोजन के नाम से जानते हैं। अब आप कहोगे कि मैम एंड्रोजन का क्या मतलब है? तो प्यारे बच्चों एंड्रोजन, तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से, कि जब कभी भी एंड्रोजन के बारे में बात करते हैं ना, तो एंड्रो का मतलब होता है पुरुष। ठीक है, तो जैसे अगर हमने यहाँ कहा एंड्रोलॉजी, तो एंड्रोलॉजी का क्या मतलब है? पुरुष के जनन अंगों का अध्ययन करना। ठीक है, तो एंड्रो। इसी तरह से आपने सुना होगा एंड्रोशियम। जब आप किसी पुष्प को देखते हो तो पुष्प में जो मेल वाला भाग होता है, पुंकेसर वाला भाग होता है, उसको भी हम सभी क्या कहते हैं? तो आंसर करना एंड्रोशियम, है ना। तो जैसे गाइनो, गाइनी, ये जो शब्द होते हैं यह फीमेल के लिए यानी कि स्त्रियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। गायनिकोलॉजिस्ट, गाइनी, इसका मतलब एक ऐसी डॉक्टर जो कि स्त्री जनन अंगों की विशेषज्ञ है। ठीक है, इसी तरह से हम अगर बात करते हैं यहाँ पर कि पुरुष जनन अंगों की अगर बात की जा रही है तो एंड्रो शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। तो एंड्रोलॉजी यानी पुरुष का अध्ययन करना, तो पुरुष के जनन अंगों का अध्ययन करना। ठीक है, बात समझ आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कि जब हम वृषण के बारे में बात करते हैं तो जो वृषण होता है उससे क्या निकलता है? एंड्रोजन हार्मोन निकलता है। ठीक है, पुरुषों में निकलने वाला हार्मोन यहाँ पर निकलता है। और इसका जो सबसे बेस्ट उदाहरण है, जो सबसे प्रमुख उदाहरण है, जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्या है हमारा यहाँ पर? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वह किस नाम से फेमस है? पुरुष हार्मोन के नाम से फेमस है। किस नाम से यहाँ पर फेमस है? मेल हार्मोन के नाम से यहाँ पर फेमस है। तो अगर कोई लड़का है, कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, लड़का है, तो वह पुरुष कैसे बनेगा? मतलब उसके अंदर ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ना पुरुषों की तरह, वह किसकी वजह से होता है? तो आंसर करना कि मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही यह होता है। और साथ में यह एग्रेसिवनेस को बढ़ाता है, यह आक्रामकशीलता को यहाँ पर बढ़ाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कहाँ से निकल रहा था बच्चों? ये निकल रहा था वृषण यानी कि टेस्टिस से यहाँ पर निकल रहा था। ठीक है, अब सबसे लास्ट यहाँ पर आ जाता है अंडाशय यानी कि ओवरी। ठीक है, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी समझाया था कि जिस तरह से पुरुषों के अंदर वृषण यानी कि टेस्टिस पाए जाते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप स्त्रियों के बारे में बात करते हो तो स्त्रियों के अंदर क्या पाया जाता है? अंडाशय पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाएगा? अंडाशय पाया जाता है, ओवरी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कितने होते हैं? एक जोड़ी में होते हैं। एक जोड़ी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? 2, संख्या में 2। ठीक है, कहाँ पर होंगे? स्त्रियों में होंगे। और स्त्रियों का जो कमर का निचला हिस्सा होता है ना, वहां पर यह पाया जाता है, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। पुरुषों में क्या था कि जो टेस्टिस थे वो शरीर के बाहर दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंडाशय में ऐसा नहीं है। अंडाशय की अगर आप बात करो तो अंडाशय हमारे शरीर में ही होंगे, निचले उदर यानी कि पेट के सबसे निचले हिस्से में होंगे, एक राइट साइड में होगा और एक लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि यह भी क्या है? यह भी तो गोनेड है। यह क्या है? अंडाशय की अगर आप बात कर रहे हो तो ये भी क्या है यहाँ पर? यह भी तो गोनेड है, ये भी तो क्या है? जनद ही है। ठीक है, तो जनद मतलब क्या होता है कि एक ऐसा अंग जो ग्रंथि की तरह भी काम कर रहा है और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह, अंग की तरह भी और ग्रंथि की तरह भी यह कार्य यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो अंडाशय की अगर आप बात करो यह स्त्रियों में होगा,
संख्या में 2 होगा, मतलब एक जोड़ी में होगा। लोअर एब्डोमेन यानी हमारे पेट के सबसे निचले हिस्से में यह पाया जाएगा। और साथ में यह गोनेड है। गोनेड का मतलब कि यह जनन अंग की तरह भी काम करेगा और एक ग्रंथि की तरह भी यह कार्य यहाँ पर करेगा। ठीक है, ये कैसे दिखता है मैम? तो देखो बेटा, ये आपका क्या है? यूट्रस है। और ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, यही क्या है? यहाँ पर ओवरी है। ठीक है, यही यहाँ पर ओवरी है। एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ओवरी की अगर आप बात करो तो यहीं पर ही क्या बनता है? डिंब बनता है। यहीं पर ही क्या बनता है? डिंब बनता है, यानी कि ओवम बनता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? oogenesis। आपको याद होगा ना, पढ़ाया है मैंने, oogenesis इसे हम कहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग कल पढ़ेंगे जब मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी जब कल, तो डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। आगे हम चलेंगे तो आपसे यह पूछा जाता है कि अंडाशय से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। अंडाशय से कौन कौन से हार्मोन यहाँ पर निकलते हैं? तो आंसर करना, 3 हार्मोन मुख्य हैं। पहले नंबर पर एस्ट्रोजन, दूसरे नंबर पर प्रोजेस्टेरॉन और तीसरे नंबर पर क्या आता है आपका? रिलैक्सिन। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एस्ट्रोजन। तो अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि जो फीमेल हार्मोन है, जो स्त्री हार्मोन है, वह किसे कहा जा रहा है, तो आंसर क्या करना कि स्त्री हार्मोन जो होता है वह हमारा एस्ट्रोजन होता है, सुंदरता वाला हार्मोन होता है। ठीक है, इसको हम सभी ब्यूटी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप लड़कियों को देखो तो लड़कियां कैसी होती हैं? बड़ी ही सुंदर सुंदर, प्यारी प्यारी सी, खूबसूरत सी होती हैं, है ना? तो वह किसकी वजह से हो रही हैं? तो आंसर करना कि वह है ब्यूटी हार्मोन, सुंदरता वाला हार्मोन, यानी फीमेल हार्मोन, जो उसका क्या नाम है? एस्ट्रोजन की वजह से ही होती हैं। अब जो कुछ लड़के हैं वो गुस्सा हो जाएंगे कि मैम क्या हम अच्छे नहीं लगते? क्या हम सुंदर नहीं हैं? बताओ हमें। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप सभी जो इतने हैंडसम, इतने अच्छे दिख रहे हो, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से लग रहे हो। ठीक है, बाकी अगर आप लड़कियों के बारे में बात करें तो लड़कियों में क्या निकल रहा है? एस्ट्रोजन निकल रहा है। और एस्ट्रोजन की वजह से जो लड़कियां होती हैं वो काफी ब्यूटीफुल, काफी खूबसूरत यहाँ पर दिखाई देती हैं, और इसीलिए इसको हम ब्यूटी हार्मोन कहते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को हम सभी प्रेगनेंसी हार्मोन यानी कि गर्भधारक हार्मोन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। अगर कोई भी लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है, कोई भी यहाँ पर गर्भधारण अगर यहाँ पर करती है, तो आप देखेंगे कि उसके शरीर में जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल होता है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों? हाँ सौरभ, बिल्कुल है, बिल्कुल है, मेरे में तो बहुत ही ज्यादा है, उछल उछल के एस्ट्रोजन निकलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आगे यहाँ पर चलते हैं और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट यहाँ पर देखे होंगे। जैसे कि मान लो अगर कोई भी यहाँ पर प्रेग्नेंट हो गया तो ऐसे बहुत सारे किट आते हैं। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर ऐसे किट आते हैं, बहुत सारे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के पैकेट्स और टेस्टिंग प्रोसेस आते हैं, छोटे छोटे किट आते हैं, जिनसे आप घर बैठे ही यह पता लगा सकते हैं कि कोई यहाँ पर प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यह कैसे पता लगाया जाता है? तो आंसर करना कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को ही मेजर किया जाता है। ठीक है, ये जो प्रेगनेंसी किट आती है जो आप घर पे पता लगा सकते हैं, उसमें यूरिन की यानी मूत्र की कुछ 2-3 बूंदें डाली जाती हैं, और फिर उसके बाद हर किट का अपना अलग अलग होता है और उससे पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। लेकिन अगर आप मेडिकेटेड देखें तो वहां पर यूरिन और ब्लड दोनों का ही टेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं कि कोई प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, और किसका पता लगा रहे हैं? इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का पता लगा रहे हैं। अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बहुत ही ज्यादा है तो आप साफ समझ जाइए कि वह लेडी प्रेग्नेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है रिलैक्सिन हार्मोन। अगर आप सभी रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में बात करते हैं तो रिलैक्सिन हार्मोन को हम सभी डिलीवरी हार्मोन कहते हैं। डिलीवरी हार्मोन का क्या मतलब है? जो प्रसव कराने में मदद करे, जो डिलीवरी कराने में यहाँ पर मदद करे। तो ध्यान रखना बेटा कि अगर आपसे पूछता है बर्थ हार्मोन, जन्म देने वाला हार्मोन, तो वह क्या था? ऑक्सीटोसिन।
लेकिन अगर आप बात करते हो रिलैक्सिन हार्मोन को हम क्या कहते हैं, डिलीवरी हार्मोन, प्रसव वाला हार्मोन। क्यों कहा जा रहा है इसको डिलीवरी हार्मोन यहाँ पर, क्योंकि यह ना हेल्प करता है, ये क्या करता है कि जो यूट्रस होता है, जो गर्भाशय होता है, उसकी दीवारों में संकुचन पैदा करता है, ठीक है, और उसकी वजह से जो बच्चा होता है वो बहुत आसानी से डिलीवर हो जाता है, आसानी से वह पैदा हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान यहाँ पर रखना है, ठीक है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर है, ठीक। तो आपका जो यह चैप्टर था यह कंप्लीट हो गया है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि अब मैं लूंगी टेस्ट। क्या लूंगी अब मैं, टेस्ट, ठीक है। तो एक बार मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, जल्दी से सभी बच्चे मुझे यहाँ पर फटाफट से मैसेज करेंगे, ठीक है। पहले नंबर पर जल्दी से सभी बच्चे मुझे यहाँ पर बताएंगे कि लव हार्मोन किसे कहते हैं, प्यार वाला हार्मोन किसे कहते हैं। चलो बच्चों फटाफट से बताओ। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि लव हार्मोन किसे कहते हैं, प्यार वाला हार्मोन किसे कहते हैं, क्या आंसर होगा, बताओ बताओ फटाफट से, जल्दी बताएं। किसे कहते हैं, ऑक्सीटोसिन को कहते हैं। ये डोपामाइन वाला बच्चा कौन है, पिटाई हो जाएगी अभी बहुत तेज, ठीक है। दूसरे नंबर पर हैप्पी हार्मोन किसे कहते हैं, हैप्पी हार्मोन किसे कहते हैं, डोपामाइन को कहते हैं, वेरी गुड। स्लीपिंग हार्मोन किसे कहते हैं, स्लीपिंग हार्मोन किसे कहते हैं, मेलाटोनिन को कहते हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब सभी से जल्दी से सभी बच्चे मुझे यहाँ पर बताएंगे मूत्र के आयतन को बताने वाला, ठीक है, मूत्र के आयतन को बताने वाला या मूत्र बनाने वाला, यूरिन बनाने वाला हार्मोन किसे कहते हैं, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ठीक है, एडीएच, बहुत बढ़िया, ठीक है। बर्थ हार्मोन किसे कहते हैं, बर्थ हार्मोन किसे कहते हैं, तो आंसर करना, बर्थ हार्मोन हम ऑक्सीटोसिन को ही कहते हैं। गाय भैंसों में ज्यादा दूध निकालने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, तो आंसर यहां पर क्या करना है, ऑक्सीटोसिन, बहुत बढ़िया। ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा होता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा होता है, वासोप्रेसिन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है, ठीक है, ओके, बहुत अच्छे, याद है इसका मतलब। चलो तो करें अब आगे स्टार्ट, क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत हम सभी यहाँ पर करें। बेटा सबके कमेंट यहाँ पर दिख रहे हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलो तो अब हम यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। और सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, और जल्दी से इसका आंसर आप सभी यहाँ पर करके बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले कि विच हार्मोन इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए मार्क्ड फॉल इन द ब्लड प्रेशर। यहाँ पे कह रहा है रक्तचाप में उल्लेखनीय गिरावट से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा हार्मोन दिया जाएगा, कौन सा हार्मोन यहाँ पर दिया जाएगा। चलो जल्दी से इसका आंसर करो, पवन पढ़ाई पे ध्यान दो, चलो जल्दी से बताइए फटाफट से, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। कौन सा आंसर हमारा यहाँ पर सही होना चाहिए, बताओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आंसर की अगर हम बात करें तो हमारा जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो है वासोप्रेसिन। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वासोप्रेसिन। और अभी तुरंत ही मैंने यहाँ पर आपको समझाया था ना कि अगर आप वासोप्रेसिन के बारे में बात करते हो तो जो वासोप्रेसिन होता है वह क्या काम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। मैम क्लास आज ज्वाइन किए हैं, समझ में नहीं आ रहा। हाँ ब्रिजेश कैसे समझ आएगा, बैच स्टार्ट हो चुका है 2 महीने पहले, आप अभी ज्वाइन किए हो तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, पर घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। कल बिल्कुल नया चैप्टर शुरू होगा, तो कल से क्लास आप कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि हर चैप्टर की अपनी अलग खासियत है, ठीक है। लेकिन हाँ, एंडोक्राइन सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो आप कोशिश करिएगा कि एंडोक्राइन सिस्टम आप एक बार जो रिकॉर्डिंग फॉर्म में पढ़ा हुआ है उसको आप सभी जरूर देख लें, ठीक है। और कल आप लोगों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू होगा, ठीक है, प्रजनन तंत्र, तो सभी बच्चों को टाइम से आना है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ग्रोथ हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, ग्रोथ हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। चलो जल्दी से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर सही होना चाहिए, बताएं फटाफट से। पहला है यहाँ पर पीनियल ग्लैंड, फिर है पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर है यहाँ पर हाइपोथैलेमस, फिर है यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड।
ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है, और आपको सीधे सीधे आंसर करना है कि ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि से निकलता है। किससे निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है, और इसे हम सभी मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ग्लैंड रेगुलेट द इफेक्ट ऑफ द हार्मोन ड्यूरिंग प्यूबर्टी। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी ग्रंथि युवावस्था के दौरान हार्मोन के प्रभाव को नियंत्रित करती है। चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे। पहला है स्वेट, ऑयल, सलाइवा और पिट्यूटरी, यानी कि स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा आंसर होगा? इसका तो बहुत ही सिंपल आंसर है, और आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो जो डी ऑप्शन बनेगा वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेमेल जोड़ी का चयन करो। बेमेल जोड़ी का चयन करो। तो एक तरफ लिखे हुए हैं हार्मोन्स और दूसरी तरफ लिखे हुए हैं ग्रंथियां यानी कि ग्लैंड्स। ठीक है, अब इन दोनों में आपको बताना है, इन सभी में, कि भाई यह बताइए कि कौन सा जोड़ा यहाँ पर गलत है। देखो आराम से, बताओ फटाफट से। और इसका जो सही यहाँ पर आंसर बनेगा वो है ए ऑप्शन। ठीक है, तो जो ए ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है वह बिल्कुल गलत दिया हुआ है। कैसे गलत है? अगर आप सभी एड्रेनलिन के बारे में बात करते हो तो ये कहाँ से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। कहाँ से? एड्रिनल ग्लैंड से यहाँ पर निकलता है। ठीक है, ममता क्या कह रहे हो कि मैम फर्स्ट में एनसीईआरटी पढ़ी थी, आपकी क्लास ज्वाइन करने के बाद मैं एनसीईआरटी छोड़ दी हूँ, तो क्या करें, पढ़ें या ना पढ़ें? बेटा देखो, अगर आपके पास समय है तो आप पढ़ सकते हैं, अगर समय नहीं है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, टाइम टाइम का खेल होता है ये। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब चलो जल्दी से इसका आंसर करेंगे और थोड़ा रुक करके करेंगे। यहाँ पे क्या है कि वयस्कों में ग्रोथ हार्मोन के अत्यधिक स्राव के कारण लंबाई में और वृद्धि नहीं हो पाती है, और ऐसा क्यों हो जाता है? और ऐसा क्यों हो जाता है? पहला, जन्म के बाद मांसपेशियों के तंतुओं का आकार नहीं बढ़ता है। वयस्कों में ग्रोथ हार्मोन निष्क्रिय हो जाता है। किशोरावस्था के बाद एपिफिशियल प्लेट बंद हो जाती है। वयस्कों में हड्डियां ग्रोथ हार्मोन के प्रति अपनी संवेदनशीलता खो देती है। चलो जल्दी से इसका आंसर करेंगे। कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा फिफ्थ का सही होना चाहिए? बताओ जल्दी से इसका आंसर करो फटाफट से। और इसका जो सही यहाँ पर आंसर बनेगा वो है सी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन। तो एपीफाइलल प्लेट्स जो होती हैं वो एडोलेसेंस, देखो जहां पर भी किशोरावस्था लिखा है ना, बस उसको पकड़ लो। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, किशोरावस्था के टाइम पर एपीफिशियल प्लेट बंद हो जाती है, उसके बाद बंद हो जाते हैं, और जो हमारी थाइमस ग्रंथि होती है, हमारी जो थाइमस ग्रंथि होती है वह कैसी हो जाती है? इनएक्टिव हो जाती है। और इसी वजह से फिर जब हम वयस्क हो जाते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं? ज्यादा लंबे नहीं हो पाते हैं, हमारी लंबाई नहीं बढ़ पाती है। चलो नेक्स्ट, दिस इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। इनमें से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है? इनमें से कौन से? यहाँ पर बेटा जो एपीफिशियल प्लेट लिखा हुआ है ना वो आपकी थाइमस ग्रंथि से जुड़ी हुई है। ठीक है, चलो अब जल्दी से इसका आंसर करेंगे। कौन सा आंसर सही बनेगा? और आंसर हो जाएगा पीनियल ग्लैंड। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पीनियल ग्लैंड। तो जो सी ऑप्शन बनेगा वह बिल्कुल सही है, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मस्तिष्क में स्थित होता है? इनमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो कि मस्तिष्क में स्थित होता है? चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करेंगे। कौन सा आंसर सही बनना चाहिए? तो बच्चों आप सभी को मैंने पढ़ाया है कि अगर हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में, अगर हम सभी बात करते हैं पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि के बारे में, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पीनियल ग्लैंड के बारे में, तो ये तीनों की तीनों कहाँ पर होती हैं? तो आंसर करना कि ये तीनों की तीनों हमारी ब्रेन में होती है। तो कौन सा जोड़ा हो गया इनमें से? बताओ। तो आंसर करना है हमारा डी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो फटाफट से नोट करेंगे कि भाई जो डी ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही है। ठीक है,
ओके बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पे हाइपोथैलेमस तो है पर थाइमस नहीं होता, पिट्यूटरी है पर पैराथायरॉयड नहीं होता, यहाँ पर पीनियल है पर थायराइड नहीं होता, तो इसीलिए हम सभी क्या कहेंगे कि जो हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्रंथि है वो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि है? चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर सही बनेगा। और आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, पीयूष ग्रंथि। जबकि अगर आप लाल ग्रंथि, पाचन ग्रंथि और पसीने वाली ग्रंथि के बारे में बात करते हैं तो वह एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी वह एक बाह्य श्रावी ग्रंथि है। और यहाँ पे क्या पूछा था, अंतःस्रावी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्तचाप कौन नियंत्रित करता है? मानव शरीर में रक्तचाप कौन नियंत्रित करता है? चलिए बच्चों, अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि भाई रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला तो वासोप्रेसिन था, और वो कहाँ से निकल रहा था, पीयूष ग्रंथि से निकल रहा था, पर पीयूष ग्रंथि का यहाँ पे तो नामो निशान नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न में हम सभी क्या कहेंगे कि कभी कभी जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है ना, वह भी हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करती है। कभी कभी जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, वो भी हमारे ब्लड प्रेशर को यहाँ पर कंट्रोल करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which hormone is administered to a person suffering from a marked fall in the blood pressure? अगर रक्तचाप गिर गया है, उल्लेखनीय गिरावट वहां पर देखने के मिल रही है, तो पीड़ित व्यक्ति को कौन सा हार्मोन दिया जाता है? पीड़ित व्यक्ति को कौन सा हार्मोन दिया जाता है? चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करो। और जो आंसर यहाँ पर बनेगा वह क्या है, वासोप्रेसिन। क्या बन जाएगा, वासोप्रेसिन। और इसी का इंजेक्शन यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, वासोप्रेसिन का ही इंजेक्शन यहाँ पर दिया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। वृषण से कौन सा हार्मोन निकलता है? विच हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम टेस्टिस? वृषण से कौन सा हार्मोन निकलता है? अभी तुरंत ही बताया था, पहला है थायरॉक्सिन, फिर है एड्रेनलिन, फिर है इंसुलिन और फिर है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। बताओ जल्दी से बताओ बेटा। हाँ बहुत अच्छे। आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यहाँ से निकलता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? ग्रोथ हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो ग्रोथ हार्मोन किस ग्रंथि से निकल रहा है? तो आंसर करना कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है वह पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि से निकलता है। किससे निकलता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए अलग है क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को पैनक्रियाज नहीं पढ़ाया है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि क्या है, पर फिर भी थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में ही समझा देती हूँ, बाद में डिटेल में इसकी वीडियो में करवा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का उत्पादन करती है, जो शरीर में शर्करा के उपापचयन के लिए मुख्य हार्मोन है? ठीक है, तो बच्चों चलो इसको थोड़ा सा आप लोग समझो। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रंथि 3 तरह की होती हैं और उसमें एक ग्रंथि कौन सी थी, मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड जिसको हम सभी कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। क्या कहते हैं इसको हम सभी, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, अगर हम सभी मिक्स ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि के बारे में बात करते हैं तो जो मिश्रित ग्रंथि होती है उसका सबसे बेस्ट उदाहरण क्या होता है, तो आप बताएंगे। सबसे बढ़िया इसका उदाहरण होता है पैनक्रियास। पैनक्रियास यानी कि अग्नाशय, यानी कि अग्नाशय। ठीक है, अगर आप सभी पैनक्रियास या अग्नाशय के बारे में बात करते हैं तो जो अग्नाशय होता है ना, यह हमारे पूरे शरीर में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, और अग्नाशय की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो जो हार्मोन्स निकालते हैं, जो भाग यहाँ से हार्मोन निकलता है, जो भाग यहाँ से हार्मोन निकालता है, उस भाग को हम सभी कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस। ठीक है,
इसे हम सभी क्या कहते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो लैंगरहैंस के द्वीप के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर ना बहुत सारी अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं, जैसे अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स, पीपी सेल्स, ठीक है, और इलिप्सॉइड, इस तरह से अलग अलग होती है। लेकिन हम कहाँ पर पहुंचेंगे, बीटा सेल्स के पास पहुंचेंगे। किसके पास, बीटा सेल के पास पहुंचेंगे। और यही बीटा सेल एक हार्मोन निकालती है जिसको हम सभी कहते हैं इंसुलिन हार्मोन, जिसको हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं, इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, और ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है यहाँ पर, तो आंसर करना है, मेंटेन करता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, चलो, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है, सॉरी ऐसे कौन सी ग्लैंड है जो इंसुलिन निकालती है और जो शरीर में शर्करा की मात्रा है, ब्लड शुगर लेवल की मात्रा है, उसको नियंत्रित यहाँ पर करती है। तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे आंसर करना है क्या, वो है हमारा पैनक्रियास। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, पैनक्रियास। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर ए ऑप्शन। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए ऑप्शन। ठीक है, चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, द स्लीप वेक साइकिल ऑफ द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय द विच हार्मोन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो जल्दी से इसका आंसर करो। कौन सा आंसर यहाँ पे हमारा सही होना चाहिए। तो कह रहा है कि शरीर का नींद जागने का चक्र हार्मोन किसके द्वारा नियंत्रित होता है। पहला है यहाँ पर प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, दूसरे नंबर पर, हाँ बेटा, डायबिटीज तब हो जाता है जब हमारे शरीर में इंसुलिन अच्छे से नहीं बनता है। ठीक है, और उस टाइम पर इंसुलिन के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पर, द स्लीप वेक साइकिल ऑफ द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन। शरीर का नींद सोने और जागने का चक्र जो है वो हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। पहला प्रोलैक्टिन हार्मोन, फिर है दूसरा कॉर्टिसोल, फिर है यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन, फिर है मेलाटोनिन हार्मोन। क्या आंसर यहाँ पर आपका बनेगा, और आंसर बनेगा यहाँ पर डी ऑप्शन। आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन। और यह कहाँ से निकलता है, कहाँ से निकलता है यह हार्मोन, तो आंसर करना कि यह पीनियल ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, ये वैसे मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाऊंगी, पर अभी ही यह क्वेश्चन आ गया है, चलो कोई बात नहीं, पर मैं आपको बता देती हूँ। तो जब हम वृषण के बारे में बात करते हैं ना, तो वृषण में पाई जाती हैं लाइडिंग सेल्स, जिसको हम सभी लेडिंग या लाइडिंग के नाम से जानते हैं, और यही एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये सब बनाने का कार्य ये यहाँ पर करती है। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि सभी को अच्छे से समझ आया होगा। और इसके आगे का जो मैं आपको पढ़ाऊंगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो कल से शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से हाई लेवल के भी हैं, उनकी भी पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगी क्वेश्चन आंसर्स के रूप में। उसको आप सभी एक बार यहाँ पर जरूर पढ़ लेना। ठीक है, चलो, तो कल की क्लास में मिलते हैं। कल हम पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र। तो जो बच्चे यहाँ पर बिल्कुल नए आए हुए हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो क्लास स्टार्टिंग से करेंगे बेटा, तभी आपको आगे का समझ आएगा। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी प्रश्न मैं आप लोगों को दूंगी। ठीक है, तो उनको देख करके घबराना मत कि मैम अरे ये क्या है। ठीक है, क्योंकि जब आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम करोगे तो वो भी आपको क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। ठीक है, चलो, तो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।